हेलो नमस्कार टू माय ऑल यूट्यूब परिवार। परीक्षा सारथी में आपका स्वागत है। मैं आपका सारथी नितेश कुमार झा। आपका पॉलिटी पीवाईक्यू एनालिसिस पार्ट 2 में स्वागत करता हूं, जहां हम 2021 पॉलिटी के पीवाईक्यू को एक ऑनियन प्याज की तरह लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे, जिसका फ़ायदा क्या होगा। पहला, हम उसका ट्रेंड एनालिसिस जान पाएंगे। सेकंड, एग्जामिनर का माइंडसेट एनालाइज कर पाएंगे। थर्ड, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, क्वेश्चन को देखें कैसे, उस नज़रिए को सीख पाएंगे। फोर्थ, आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो देख पाएंगे। फिफ्थ, क्वेश्चन के पूछने के तरीके, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को 1000 तरीके से पूछा जाता है, तो उस तरीक़ों को कैसे एनालाइज करें वो देख पाएंगे। और एट द एंड आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिडिक्शन कैसे करनी है ये हम सीख पाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। यूपीएससी पॉलिटी एनालिसिस पार्ट 2, जाने एनालिसिस करने का एकदम सही और सटीक तरीका। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लें, जिससे हमें वो कंटेक्स्ट माइंड में सेट हो जाए कि किस कंटेक्स्ट से हमें एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी। और हम यहाँ उस क्वेश्चन को डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो बेसिक हो, जो सीधा लक्ष्मीकांत से उठाए गए हो, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑब्वियसली सबको आने चाहिए। वो क्वेश्चन जो 30 से 40 क्वेश्चन है जो सबको आने ही चाहिए उसमें आते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एक अजीब से हो, जो ऐसे लगता है देखने में कि बाहर से आए हो, पर नहीं, वो आपके ही इर्द गिर्द से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होके आए हैं। और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कैसे देखें, हम वो तरीका समझेंगे। समझे? चलिए। जैसे कि फर्स्ट, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। अब ये क्या है, डायरेक्ट पॉलिटी से दिया हुआ है, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में इसका आंसर है, तो हम इसे डिस्कस नहीं करने वाले। सेव योर टाइम एंड माई ऑल्सो। सेकेंड, व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, लगभग अगर हम 2013 से लेके 2022 तक बात करें तो लगभग 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पर पूछने के तरीके को चेंज किया गया, कभी कभी तो सेम तरीके से पूछा गया है। तो क्या है ये, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। कैसे? क्योंकि पता होगा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया था, तो 1986। तो इसीलिए ये कॉमन क्वेश्चन है जो लक्ष्मीकांत में दी। अब देखिए, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था जिसका यूपीएससी ने भी आंसर दिया था, और वैसे भी जिसने भी बेसिक पढ़ा है वो उसका आंसर दे सकता है, पर उसका दिमाग शांत होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के तरीक़ों को चेंजेस किया गया है। ये देखिए, पहले कैसे पूछते थे कि प्रियम्बल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, उस वर्ड से क्वेश्चन आते थे। पर 2021 में क्या किया, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूछा है, ना कि इंडिया का स्टेटस पूछा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, प्रियम्बल, और प्रियम्बल में क्या था 1950 में, सॉवरन, इंडिया वाज अ सॉवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। बाकी के जो इंटीग्रिटी और अदर एक और था, इंटीग्रिटी और सेक्युलर, ये सब बाद में ऐड किए गए। इंदिरा गांधी के टाइम पर सेक्युलर ऐड किया गया। तो ये हमें उतने लिमिट तक ही सोचना है, वरना कभी क्या सोचते हैं कि इंडिया का पोजीशन क्या था। तो इंडिया का पोजीशन तो सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक सब था, पर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, तो ये सिर्फ यही 3 थे। तो हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम ये भी माइंड में रखना है कि क्वेश्चन का तरीका क्या है पूछने का। क्या पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ना कि इंडिया का स्टेटस। दोनों में बहुत फ़र्क है, समझे? चलिए नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, संवैधानिक सरकार क्या होती है, संविधान क्यों बनाया गया है। ये भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा भी होगा या फिर लक्ष्मीकांत भी पढ़ा होगा, तो वहाँ भी डायरेक्टली मेंशन है कि संविधान बनाया गया है सरकार की पावर को लिमिट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। तो उसका मतलब क्या है, क्यों बनाया गया है ये, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सरकार डेमोक्रेसी से कब मोनार्की बन जाएगी ये पता नहीं चलेगा। मोदी प्राइम मिनिस्टर से कब किंग बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसीलिए संविधान ज़रूरी है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न
एंड पद्मा अवार्ड्स। तो भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर द टाइटल अंडर द आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। Padma Awards which were instituted in the year 1954 were suspended only once. Very good. The number of Bharat Ratna award is restricted to maximum of 5 in a particular year. Very good. यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पे हमें एक बुक में और 2 लॉजिक से या फिर आजू बाजू के नॉलेज से या फिर एलिमिनेशन मेथड से फिक्स करना है। देखिए पहला क्या है, भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड टाइटल अंडर आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हमने बेसिक लक्ष्मीकांत भी पढ़ा है तो ये पता है कि आर्टिकल सब क्लॉज 1 नहीं, 18 सब क्लॉज 1 नहीं, 18 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है, क्योंकि 18 सब क्लॉज 1 में तो वो राजा महाराजा के टाइटल को हटाने की बात की गई है और इक्वालिटी लाने की बात की गई है। सेकेंड, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड, पद्मा अवार्ड्स विच वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेयर सस्पेंडेड ओनली वंस। क्या ऐसा हो सकता है? भारत में इमरजेंसी भी लगी है, भारत में इकोनॉमिक रिसेशन भी आया है 1993 में, तो ऐसे कितने टाइम आए हैं जहाँ, और भारत में न्यूक्लियर बम भी फटा था 1999 में। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ इस ईयर में सस्पेंड हुआ हो, पर हाँ इतने मेजर काम हुए हैं नेगेटिव में जहाँ पे देश संकट से जूझ रहा था। तो क्या ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे से देश संकट से जूझ रहा हो और आप पद्मा अवार्ड बांट रहे हो विद प्राइज मनी? तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए ये लॉजिक से ही पता चलता है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन पर्टिकुलर ईयर। अब ये नंबर का खेल है। अभी ये बात भी आप डायरी में नोट कर लीजिए कहीं पे कि जहाँ पे भी नंबर्स का खेल होगा क्वेश्चन में, जो हाँ ये 5, 4, 3, 25, 26, वहाँ पे 80% जो है आपका क्वेश्चन गलत होगा। अगर आपको नंबर याद है तो वेरी गुड, अगर नहीं याद है और क्वेश्चन में रिस्क लेना है तो प्लीज़ 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 इसे गलत करके ही आना, ये गलत रहेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, ये तो अंधाधुन वाली बात हो गई। ये अंधाधुन वाली बात नहीं बेटे, ये 2013 से लेके 2022 तक क्वेश्चन पेपर को डीप से घुस के तोड़ मरोड़ के जांचने का, एनालाइज करने का ही नतीजा है कि मैं आपको इतने श्योरली ये बता रहा हूँ। इस पे आपको विश्वास करना चाहिए, करोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। क्योंकि समझो अगर 10 क्वेश्चन भी ऐसे आए और आपने 10 के 10 में नंबर्स वाले को गलत कर दिया, चांसेस सिर्फ रहेंगे कि आपका 2 से 3 आंसर ही गलत होगा, बाकी 7 से 8 आंसर आपके सही होंगे। समझे? वेरी गुड। और हाँ, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आप किसी भी चैनल पर चले जाइए, क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इसमें रिस्क है। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें रिस्क तो है, पर इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिसमें रिस्क लेने की हिम्मत होगी, जो कैलकुलेटर रिस्क ले पाएगा वही प्रीलियम को क्लियर कर पाएगा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तो इसका क्या होगा? क्या गलत है? तो सबके सब गलत है, तो 1 2 3 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसको विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी ये स्टेटमेंट पढ़िए और ध्यान से सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज अप्लाई कीजिए। जो मूवीज़ भी देखा होगा, कुछ भी अगर आपने जुडिशरी, अदालत, पुलिस से रिलेटेड कोई मूवीज़ देखा होगा तो आप ये इजीली आंसर कर पाओगे। कैसे? देखिए, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल। अब जेल और लॉकअप में फ़र्क क्या होता है? लॉकअप होता है कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में। और जेल होता है कहाँ पे? तिहाड़ जेल टाइप, अपना एक बड़ा सा जेल का कस्टडी होता है। तो जुडिशियल कस्टडी, अगर कोई भी जुडिशियल कस्टडी में गया हो तो क्या वो लॉकअप में जाएगा? क्या करेगा लॉकअप में जाके? वो जब नाम ही है जुडिशियल कस्टडी, इसका मतलब है कि उसका पुलिस से कुछ लेना देना है नहीं, तो कहाँ जाएगा वो? जेल में। क्योंकि कोर्ट, पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो लॉकअप में डालती है, और उसके बाद जब आप कोर्ट में जाते हो और कोर्ट में आपका पूरा सिस्टम चालू होता है, तो उसके बाद अगर आपको कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में डालती है तो वो जेल जाती है, वो कपड़ा पहन के वाइट वाला, अगर आपने मूवीज़ में नोटिस किया होगा तो। सेकेंड, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी, अगर आप ये भी सुना होगा कि अगर आप दृश्यम पिक्चर भी देखा होगा तो दृश्यम पिक्चर में क्या बोला था कि
सड़गांवकर जो परिवार है उससे अगर पुलिस कोई पूछताछ करेगी तो पहले कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। तो हाँ, वो जुडिशल कस्टडी में नहीं है पर जुडिशल सिस्टम के अंदर है वो, कि उनको जुडिशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो वैसे जुडिशल कस्टडी होती है कि अगर आप जुडिशल कस्टडी में हो तो पुलिस को अगर आपसे इंटरोगेशन कुछ बातचीत कुछ भी करना हो तो पहले जज से परमिशन लेनी होगी। तो ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज इन केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट। बिना कोर्ट के अप्रूवल के आप इंटरोगेट नहीं कर सकते। बात तो सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत था, सेकंड सही है, इसलिए सेकंड पे आगे बढ़ते। और मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन से कैसे डील करें वो बताऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कहीं भी बुक में, कहीं न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर में, मैगजीन में, टेस्ट पेपर में कहीं नहीं मिलने वाले। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? ओनली बेसिक नॉलेज और अपने आसपास के अवेयरनेस। आप तो करंट अफेयर पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो ऐसे टर्म्स बार बार सामने आते रहते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर आपको बेसिक भी पता है इसके बारे में या नहीं भी पता है तो भी शांति से दिमाग लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जुडिशल कस्टडी और जेल, ये दोनों एक होते हैं। ये पता, जुडिशल कस्टडी से लोग जेल जाते हैं, लॉकअप में नहीं, क्योंकि लॉकअप पुलिस स्टेशन में होता है। अगर आप जुडिशल कस्टडी में हो तो कॉमन सी बात है, पुलिस को जज से परमिशन लेनी होगी। तो ये आपको बेसिक नॉलेज से ही पूरा टेस्ट होता है। इसमें कोई पढ़ने की, कोई स्पेसिफिक बुक को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाय दैया क्या हो गया, ऐसा नहीं, जो है सही है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट ऑफ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर्स बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज हर राइट। तो पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his her right। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या जाए, क्या आपको ये पता होना चाहिए कि पेरोल क्या होता है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको ये पता होना चाहिए कि पेरोल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपको ये पता होना चाहिए कि पेरोल का केस बनता कैसे है? बिल्कुल नहीं। तो पता क्या होना चाहिए? एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा क्यों है? तो भाई मेरे, भाई की बहनों मेरी, ये पूछा सिर्फ इसलिए है, आपको बेसिक आँख होनी चाहिए और एक छोटा सा दिमाग होना चाहिए। कैसे? ये देखिए, पेरोल का मतलब इतना पता होगा कि हाँ वो जेल में है और उसे छुट्टी चाहिए, उसे बाहर जाना है, बस इतना पता सबको उससे होगा ही पेरोल क्या होता है। ठीक है, पेरोल क्या होता है ये पता नहीं होना चाहिए। पेरोल से होता क्या है कि हाँ, पेरोल से जेल से छुट्टी मिलती है कुछ दिनों के लिए, बाहर घूम टहल के आओ, वापस अंदर जाओ। तो क्या छुट्टी लेने के लिए, बाहर घूमने के लिए आप कितने भी स्पेसिफिक बहाने बना लो, कितने भी केस लेके आ जाओ, तो क्या ये आपका राइट बन जाएगा? राइट का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट, कि उसका हक है, उसका हक, राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, राइट टू लिव, ये उसका राइट होता है, जो जिसको एक नेशन, एक स्टेट आपको देना ज़रूरी है। पर क्या पेरोल एक राइट बन जाएगा किसी प्रिजनर्स का? सुनने में लगता है ऐसा कि कोई मर्डरर है, कोई रेपर है, रेपर नहीं, रेपिस्ट है, क्या उसका राइट बन जाएगा कि वो पेरोल ले ले? कितना भी सफिशिएंट केस बना दो आप, नहीं ना। ये तो डिपेंड करेगा कि भाई जज उसको पेरोल देते हैं या नहीं। तो बस आपको बस इतना ही दिमाग लगाना है कि भाई अगर एक रेपिस्ट है, एक मर्डरर है, उसे पेरोल चाहिए, उसका कितना भी अच्छा गुड बिहेवियर हो, कुछ भी हो, तो क्या ये उसका राइट तो नहीं बन सकता, क्योंकि खतरनाक इंसान है वो। बस नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पेरोल रूल्स। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? जो पेरोल रूल्स क्या है, या पेरोल रूल्स बनाता कौन है? नहीं, बेसिक कि जो प्रिजन है वो किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंस में, या फिर सेंटर में। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप, अगर आप छोड़ना चाहें तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, पर रिस्क लेना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मूवीज़ ज़्यादा देखता है तो उसे पता होगा कि भाई हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना पेरोल का रूल होता है, क्योंकि हर प्रिजन जो है वो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली छोड़ भी सकते हैं, पर आपने एक को एलिमिनेट कर दिया है अपने दिमाग से, तो शायद से आपको रिस्क यहाँ पे लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है 8th वाला, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इफेक्टिव इंश्योर द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड एरिया। तो ये भाई कॉमन क्वेश्चन है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following article of the constitution। अगर 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 मान लिया आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है, मान लिया आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हो, पर आपको इतना पता है कि कौन से कहाँ से लेकर कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आता है, कौन से कौन सा डीपीएसपी में आता है और एक्सेट्रा, तो भी हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए आर्टिकल 14 किस में आता है, फंडामेंटल राइट में। आर्टिकल 28 किस में आता है, फंडामेंटल राइट में। 32 भी फंडामेंटल राइट में। 44 तो कोई लेना देना ही नहीं है, 44 को छोड़ दो। ये तीनों फंडामेंटल राइट में आते हैं। पर ये भी आपको पता होगा कि आर्टिकल 28 एक इक्वालिटी में नहीं है, इसमें बेसिक सॉल्व करते हैं। आर्टिकल 28 किससे आएगा, ये रिलीजियस राइट है भाई। आर्टिकल 32 ये तो रिट्स है, और आर्टिकल 44 तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो डीपीएसपी में आता है। तो बचा ही आर्टिकल 14। तो इसमें क्या बात हो रही है कि कोई लॉ वायलेट्स हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा, छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये तीनों आपको पता है कि भाई तो बचा ही आर्टिकल 14 है, तो समझे। हाँ, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज़ अ फेडरल इन कैरेक्टर। फेडरलिज्म का क्या है, तो ये भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। नो डिस्कशन नीडेड, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, डायरेक्टली छापा गया है, तो वो हम डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम प्रीशियस है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी जिसने भी सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर लक्ष्मीकांत में किया है उसको ये पता होगा कि ये सही है। सेकंड, हाई कोर्ट इंडिया हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हाई कोर्ट के पास पावर है रिव्यू की जैसा सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो जी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सेकंड, द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज। अब ध्यान से देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या क्या है, वो अगर आपने बेसिक लक्ष्मीकांत पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अब खुद के साथ साथ जितने भी कोर्ट्स है उनके डिसीजन को रिव्यू करने का पावर है, पर हाई कोर्ट के पास वो पावर तो है नहीं, इसलिए क्वेश्चन गलत होता है। उसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। तो सेकंड, अब देखिए, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। वेरी गुड, सही है। सेकंड, एनी अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम अ हेड ऑफ द स्टेट। नहीं भाई, सिटीजन होना ज़रूरी है, अब वो बर्थ से हो, चाहे रजिस्ट्रेशन से हो, नेशनलाइजेशन से हो, किसी से भी हो, सिटीजन होना ज़रूरी है बस। नेक्स्ट, अ फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। नहीं भाई, वो आप धोखा, चीटिंग, इन सब से आप